नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ जायसवाल दोस्तों स्वागत करता हूं एक और बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जो कि जीके जीएस की रहने वाली है। और दोस्तों आज हमारा जो क्लास का नंबर है वो है 20वां। जी हाँ, हम लोग 20 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको मैंने बोला था कि परीक्षा तक लगातार मैं आपको ये कोर्स दूंगा और इससे आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षा पैटर्न चल रहे हैं और टिल परीक्षा आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो मेरा ये वादा है, जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग सीबीटी 1 को टारगेट कर रहे हैं, हालांकि इससे आप किसी भी एग्जाम के लिए अच्छे से जीके जीएस पढ़ सकते हैं। इसकी टाइमिंग डेली 8:30 बजे है। आप हर रोज क्लास के साथ जुड़ते हैं। और दोस्तों इसके पहले के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं, नए हैं, तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से सारे कंटेंट बनाए हैं और मैं लगातार आपका रिवीजन करा के याद भी कराता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल बटन को ऑल पे रखिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन क्लासेस के मिलते रहें। और सभी क्लासेस के पीडीएफ मैं अवेलेबल करा देता हूं मेरे एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और ये हमारा यूट्यूब का जो प्रोफाइल है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी क्लिक करके ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 10 से मुश्किल से 15 मिनट या फिर 20 मिनट 25 मिनट भी हो सकता है, उतना ही समय लूंगा इस क्लास में। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार पूरे क्लास को देखिएगा, आपको बहुत सारा रिवीजन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ऐप के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर पे आप रेलवे एग्जामिनेशन लिख के भेज देंगे तो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। 7307 648 748। एक चीज़ और बताना भूल गया आप लोग को। आप लोग बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए एनटीपीसी का। तो देखिए, ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको ऐप के प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में मिल जाएगा ना। मैं लगातार डाल रहा हूँ, ये सारे देखिए पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप रिविजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे प्रश्न को ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, मतलब वायरस के द्वारा दोस्तों होता है। यहाँ पे चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आप लोग के लिए, लेकिन वायरस से फैलने वाला बस हमारा चौथा ऑप्शन है ना, हैजा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेरा। तो ये विब्रियो कॉलेरा से फैलता है, जो आपका बैक्टीरिया है। क्षय रोग टीबी, ये भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और टाइफाइड रोग दोस्तों क्या है, टाइफाइड रोग भी दोस्तों आपका बैक्टीरिया जनित है, जो कि साल्मोनेला, देखिए ये पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी नामक, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो हमारा चेचक है, इसको देखिए चिकन बॉक्स चेचक या फिर माता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए वो किससे होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। तो टाइफाइड जो बुखार है दोस्तों, ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया कारण होता है। टीबी, जिसे हम लोग तपेदिक कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये याद रखेंगे ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया कारण होता है। और दोस्तों जो हैजा है, एक संक्रामक बीमारी है जो कि विब्रियो, देखिए विब्रियो कॉलेरा नाम के जीवाणु से दूषित भोजन या पानी पीने की वजह से होता है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने दिए हैं ऑप्शन, जैसे वायरस जनित और रोग कौन कौन से हैं, और जीवाणु जनित कौन है, और कवक से कौन से होते हैं। तो देखिए, एड्स आपका वायरस जनित है, डेंगू है, ज्वार है, पोलियो है, चेचक है, खसरा है, रेबीज है, चिकन पॉक्स है, हार्पीज है और गलसोत है। इस तरह जीवाणु जनित टिटनेस है, जहाँ टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया और फफूंदी से होने वाला दमा, एथलीट फुट, यहाँ पे गंजापन, ये सारा कवक होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप अगर उसको देख लेंगे तो यहाँ पे आपको याद रहेगा, तो आप कर पाएंगे। तो कपड़ा मंत्री जो है ये कौन है दोस्तों, ये है गिरिराज सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको देखे होंगे। ये है भारत के नए कपड़ा मंत्री। ठीक है, तो एक रिविजन कर लेते हैं। आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे हमारे भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। हमारे भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास, ये दोनों मंत्रालय किसको दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व सीएम थे मध्य प्रदेश के। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर हैं आपके। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर। भारू उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय दोस्तों किसके पास है, श्री एच.डी. कुमार स्वामी के पास। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री कौन है, दोस्तों ये धर्मेंद्र प्रधान। और दोस्तों हमारे पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसके पास है, तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पास है दोस्तों। तो ये मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपको क्लास में मिलता रहेगा और याद हो जाएगा। नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है। जी हाँ, सही आंसर दोस्तों जाएगा अश्वनी वैष्णव इज द राइट आंसर। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये हैं भारत के नए रेल मंत्री।
फिर कुछ मंत्रालय देखते हैं कैबिनेट, क्योंकि एक नंबर आपका 100% आता है, मोदी कैबिनेट से एक नंबर का आएगा ही आएगा। तो हमारे भारत के तत्कालिक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास है? चिराग पासवान। गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? मनोहर लाल। देखिए यहाँ पे जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दोस्तों किसके पास है? तो जीतन राम मांझी के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारी टोटल तटीय रेखा क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो आपका गुजरात राज्य का है ना। तो कोस्ट लाइन बहुत बार हमारे परीक्षा में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे जो नीला किया है मैंने, देखिए यहाँ से लेके आपका टोटल गुजरात तक, इसके बाद यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ तक भारत का तटीय रेखा है। ठीक है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों ये है 7,516.6 किलोमीटर। आप कह सकते हैं कि 7,516 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, जिसमें भारत की कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश इसमें आते हैं। और सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो किसकी है? वो गुजरात की है। कितनी है? तो गुजरात की देखिए 1600 किलोमीटर की लंबी रेखा है ना। अगर आप यहाँ पे देखें इसको, मैं थोड़ा सा वो करता हूं, देखिए ये जो है, जूम हो जाएगा, जूम नहीं होगा क्या? जूम नहीं होगा शायद, या फिर मुझे करने नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे ना यहाँ पे मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही घूमा हुआ है ना। तो अगर हम इसको फैलाएंगे तो लगभग इतना आ जाएगा, समझ रहे हैं? यही है रीजन इसका मेन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती ना, तो जो है निर्वात हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आता है कि ध्वनि से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए ध्वनि क्या है? एक प्रकार का क्या है? कंपन है या फिर विक्षोभ है। सबसे पहला बात, ठोस द्रव या गैस से होकर ये संचारित होती है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जो है किसके रूप में गमन करती है? तो ये तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था एवं जो कि घनत्व पर निर्भर करता है। जो माध्यम की प्रत्यास्था है और जो घनत्व है, डेंसिटी, उस पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग हो सकती है। जैसे गैसों में ध्वनि जो है अत्यंत धीमा होता है, ठीक है, द्रव में तीव्र होता है, और ठोस में देखिए तीव्रतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ध्वनि से रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा इस चीज के लिए। ठीक है। और लाइक का बटन भी दबाते रहिए भाई, शेयर करते रहिए, 2-4 आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें सेशन को। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, वही हमारा वायुमंडल है। इस क्वेश्चन में आपका देखिए हो जाएगा सी आंसर, जो कि वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल गैसों, धूल कणों और जलवाष्प का मिश्रण होता है। किसका? गैस का, धूल कणों का और जलवाष्प का मिश्रण होता है। इसमें कुछ गैसें हैं जो बार बार आपसे पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा दोस्तों कौन है, तो 78% दोस्तों आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है। और 21%, 21% दोस्तों आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग इसकी मात्रा 1% से कम है, और जलवाष्प देखिए औसतन लगभग 1% के आसपास है। ये है हमारा वायुमंडल बन गया। ठीक है। अब दोस्तों वायुमंडल में कुछ और प्रश्न बनते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। जैसे परीक्षा में क्या बनता है, हमारे कुल मिला के 1 2 3 4 5 लेयर है हमारे वायुमंडल के। सबसे पहला जो मंडल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसकी जो है कि लेंथ है ये है 0 to 12 किलोमीटर की। ठीक है। क्षोभ मंडल की जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, धूप निकलता है, आंधी आता है, बारिश होता है, बादल आता है, बिजली चमकता है, वो इसी में होता है। इसके ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। इसके नाम से ही लग रहा है कि यहाँ का ताप जो है वो समान है, यहाँ पे ही आपके वायुयान उड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आता है मध्य मंडल। ठीक है। इसकी लंबाई 50 से 80 किलोमीटर की होती है, और जितने भी उल्का पिंड गिरते हैं, जो आप रात में देखते हैं कि लाइट गिरता है, आपको जलता तारा टूटता दिखाई देता है, वो इसी में होता है ना, आप लोग विश वगैरह मांगते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका होता है ताप मंडल। इसमें देखिए आपका जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं, कन्वर्सेशन हमारे जिससे होते हैं वो इससे होते हैं। और इसके बाद दोस्तों होता है आपका बहिर्मंडल, अनंत। उसके बाद अनंत आकाशगंगा होती है।
तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 5 लेयर होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, उसके बाद आपका ताप मंडल और जो कि बहिर्मंडल या फिर ब्रह्म मंडल। चलिए, आप लोगों के लिए मैंने जीके का एक कोर्स लाया है बहुत मेहनत से, इसमें लगातार क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का मैंने लगभग सारा अपलोड कर दिया, थोड़ा सा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अभी के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक और जीके के टॉपिक को और मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, उसका भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये कोर्स आपको मतलब ये ऑलराउंडर कोर्स है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि जीके जीएस इस कोर्स में आपका पूरा खत्म होगा। पूरा खत्म होने से अभी आरपीएफ का है, किसी का एलपी का है, किसी का अभी ग्रुप डी आ रहा है उसके लिए, तो ये कोर्स सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं पूरी जी जान से आपको हर एक चीज प्रोवाइड करूंगा। धीरे धीरे, एक साथ तो मैं नहीं कर सकता हर चीज, लेकिन अभी परीक्षा में बहुत समय है, तब तक आपको इसमें मटेरियल मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या टारगेट करता है, जीके के पूरे टॉपिक को कभी कवर करा देगा ये कोर्स, आपको स्टैटिक जीके का पूरा टॉपिक दे देगा और टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा 2024 के, और मंथली करंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 2023-24, अगर 25 में परीक्षा है तो 25 तक का। ये कोर्स परीक्षा तक आपको चलेगा, ऐसा नहीं है कि बस तुरंत खत्म हो गया, इस पे मुझे पूरा काम करना है, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसमें 50+ सेट का आपको टेस्ट सीरीज भी मैं दूंगा, इसमें क्लास के पीडीएफ और आपको लगातार एक्स्ट्रा नोट्स भी दे रहा हूं, मैंने डाल भी दिया है बहुत सारे, आप जाके देख भी सकते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से जीके कवर करना चाहते हैं कमिंग सारे परीक्षाओं के लिए, तो आप जरूर जुड़िएगा। और ये देखिए पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं अपनी पूरी कोशिश से इसको बेस्ट देने वाला हूं, आप लोग जुड़ जाइएगा इससे। हवा में जो गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है, कुछ देर पहले ही बताया मैंने, नाइट्रोजन है 78%, यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर से एक बार रिवीजन के लिए सब ले लिया है। जैसे नाइट्रोजन दोस्तों है 78.8%, ऑक्सीजन है आपका 20.95%, मतलब 95%, जिसे हम लोग 21% मान लेते हैं। आर्गन है दोस्तों आपका 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036, नियॉन है आपका 0.002, हीलियम है आपका 0.0005, यहाँ पे देखिए क्रैप्टो जो है दोस्तों ये 0.001, और दोस्तों जेनान है यहाँ पे 0.4 टाइम 09, और हाइड्रोजन है दोस्तों यहाँ पे 0.4.5। इतना डीप कोई नहीं बताएगा। तो मैंने आपको कुछ, आपका कहाँ जाएगा, मतलब क्वेश्चन कहीं जाएगा इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी को मैं 5 बार बताऊंगा, 5 क्लास में 5 बार बताऊंगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5 क्लास में आपको 50% में से याद हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। कुछ नहीं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आपको याद ही है, याद है 78%, 21%। आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड याद कर लोगे, इसी तरह होगा, रिवीजन करते रहेंगे, याद होगा, आपको फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। देखिए मैंने फिर से ला दिया, मैंने आपको इसके पहले ही बताया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में आप कैसे याद करेंगे। तो इसका जो ट्रिक है, जम्मू कश्मीर जाकर जो का पानी पी बाबू, यही है ना, याद रहेगा। चलिए भाई ठीक है, यहाँ पे देखिए जोजिला, जो का मतलब है यहाँ पे जोजिला दर्रा, का मतलब है काराकोरम दर्रा, पी बाबू मतलब पीर पंजाल, बा का मतलब देखिए बनिहाल दर्रा, और बू का मतलब है बुर्जिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर जाके जौ का पानी पी बाबू, ये याद रहेगा तो आप पकड़ लोगे फटाक से। अच्छा, दर्रा होता क्या है, अब देखिए इसका है लिखा जो है वैसे समझ लीजिए, दो पहाड़ों के बीच में जाने का रास्ता, या फिर लोग वहां पे कुछ स्टे करते हैं, रहते हैं, वो होता है जगह, मतलब वहां से गुजर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखित भाषा में है, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे हम दर्रा कहते हैं। बस वही बात है, दो पहाड़ है, बीच से रास्ता जाने का है, वही आपका दर्रा होता है। वो एक से दूसरे को कनेक्ट करता है, क्योंकि पहाड़ लगातार होते हैं ना, उसमें ब्रेक नहीं होते हैं, तो वो ब्रेक जो होता है वही दर्रा होता है, वहां से आप जा सकते हैं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब ये क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। तो विज्ञान की शाखाएं भाई मछली पालन से भी आ सकता है, रेशम पालन, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन, चिड़िया पालन ना, सारे पालन से आ सकता है। तो मैं सारा बता दूंगा आपको फिलहाल। इस सेरीकल्चर दोस्तों संबंधित है आपका रेशम की खेती से। रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, आपने वीडियो देखा है, यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत मस्त तरीके से उसको पाला जाता है। फिर उसको रेशम कैसे निकालते हैं, जो कोकून बनता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए सेरीकल्चर है ना, सेरीकल्चर क्या कर रहा है, रेशम के कीट के पालन का अध्ययन कराता है। एपी कल्चर क्या करता है, मत्स्य पालन का अध्ययन कराता है। पीसी कल्चर क्या कहता है, मधुमक्खी के पालन का अध्ययन कराता है। और यहाँ पे देखिए एवी कल्चर क्या कहता है, तो ये पक्षी पालन का अध्ययन कराता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? क्या करता है, समान अवसर प्रदान करता है, ठीक है, समान अवसर
16 है, ठीक है, याद रखेंगे 16 है। 17 क्या करता है, ये है आपका 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी ना, छुआछूत का अंत है। 19 क्या करता है, 19 जो है दोस्तों आपको स्वतंत्रता प्रभावित वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है, स्वतंत्रता। 25 दोस्तों क्या करता है, ये धर्म की आजादी आपको इससे मिलती है, ठीक है, धार्मिक कार्य। तो ये है आपके आर्टिकल्स जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो स्पष्ट करता है आरक्षण जैसी नीतियों समानता के अधिकार पर उल्लंघन नहीं है। दोस्तों ये आपका करता है 16D में, ठीक है, 16D में दोस्तों ये कहता है, ठीक है। हमारे पास 21A, 51A और 15 है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले देखते हैं 21A क्या कहता है। इस कलर में जो है ये 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिले। अनुच्छेद को 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। तो 21A आपका जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, और ये कब जोड़ा गया, ये 2002 में जोड़ा गया। और कौन सा अधिनियम था ये, तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। 3 प्रश्न बन गए इस पे। 15 क्या कहता है, देखिए इस पे तो मूवी भी आ चुकी है। तो 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप वो जाति वाले हो तो अंदर नहीं आओगे, मंदिर में नहीं आओगे, ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी, कोई नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर मूवी भी है, 15 ये करता है ना। तो एक तरीके से किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके साथ नहीं होगा, ये संविधान में आर्टिकल 15 में लिखा गया। 51A क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ हमसे ये पूछता है किस भाग में आता है, ठीक है, तो ये भाग 4A में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा, किस भाग में आता है, भाग 4A में, ठीक है। किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, अब तो बढ़ते जा रहा है, शनि पहले 80 था, 90 था, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। फिलहाल शनि ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए शनि। सभी मैं बता देता हूं, देखिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। शनि के पास सबसे बड़ा ग्रह काला ग्रह इसे बोलते हैं, छल्लों वाला ग्रह बोलते हैं। हालांकि जो हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके आगे जितने भी ग्रह हैं सब में छल्ले हैं, जैसे आपके साथ इन चारों ग्रहों में छल्ले हैं, ठीक है। कुछ में दिखते हैं, कुछ में नहीं दिखते हैं, दूर होने की वजह से है तो चारे। और एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है दोस्तों उसके अंदर जो है जितने भी हैं, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के पास छल्ले नहीं है, जो रिंग होता है। तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है जिनका नाम है फोबोस और डोबोस है, डीमोस एंड फोबोस और डाइमस लिखा हुआ है। अब बृहस्पति के पास देखिए 63 है, शनि के पास 146 है, और यूरेनस 27 और नेपच्यून 13। इतने इतने उपग्रह, सबसे ज्यादा शनि के पास है 146, 146, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक भी बनाया है, बहुत सारे लोग ले लिए हैं और आप लोग भी ले सकते हैं, लेके पढ़ते रहिए भाई, क्योंकि अभी परीक्षा है, तब तक रिवीजन करते रहिए। तो मैथ का दोस्तों सुपर गेस्ट क्वेश्चन 500 क्वेश्चन का ई बुक विद सॉल्यूशन आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा, स्पेशली फॉर एनटीपीसी परीक्षा। इसको लेके प्रैक्टिस चालू रखिए, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाते रहिए इससे, और परीक्षा तक पूरा लगा डालिए कि इस बस स्पीड टेस्ट लगाना है। और ये मोस्ट रिकमेंडेड ई बुक है, बहुत सारे लोग इसे ले भी चुके हैं। 70+ जीके जीएस का टॉपिक है, पूरा है A to Z, सभी टॉपिक वाइज है। तो ये ई बुक इसलिए आपके लिए बेनिफिट है कि आप एक एक टॉपिक, 2-2 टॉपिक रोज खत्म कर सकते हैं, बेहतरीन, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न है, स्पेशली फॉर एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए 2500 सोल्यूशन के साथ, डिटेल के साथ। ये तीनों ई बुक आपको हमारे ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये सारे ई बुक हैं यहाँ पे, और इसमें हिस्ट्री का ई बुक जो है वो फ्री है, आप इसे फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री है। और पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी बन गया बहुत जल्दी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी क्लास पीडीएफ में आपको क्लास पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले में आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से किस कंपनी को, मतलब कौन सी कंपनी शामिल है यहाँ पे, ठीक है, यही बताना है आपको। तो इसमें देखिए हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। अच्छा, कितने महारत्न हैं, पहले 9 थे, फिर 10 हुए, फिर अभी जो है
तत्कालिक जो है 2024 में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, कितने हैं? 13 महारत्न कंपनियां हैं। इससे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे जो महारत्न कंपनियां हैं उनका स्थापना कब हुआ, उनका मुख्यालय कब हुआ, उनके अध्यक्ष 2024 में कौन है, ये मैं करा दूंगा एक सेपरेट क्लास में। जैसे भेल है, भेल की स्थापना हुई है 1964 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली, और नलिन सिंघल इसके अध्यक्ष हैं। बीपीसीएल देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 52 में स्टैब्लिशमेंट है, मुंबई हेडक्वार्टर है, जी कृष्ण कुमार इसके अध्यक्ष हैं। सेल 1973 है, नई दिल्ली है, अमरेंद्र प्रकाश है इसके। एचपीसीएल है देखिए 1974 मुंबई, पुष्प कुमार जोशी। ओएनजीसी देखिए हो जाएगा आपका 56 नई दिल्ली, अरुण कुमार हो जाएगा। ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा। सारे पीडीएफ एक्चुअली क्या है ना, पीडीएफ एक दो दिन डिले होता है तो उसका लोड मत लिया। अगर क्लास में ज्वाइन किया, क्लास ज़्यादा जरूरी है, पीडीएफ जरूरी नहीं है। क्लास में आओगे मैं बार बार बताऊंगा तो याद हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके रिवीजन के लिए मैं ऐप में पीडीएफ दे देता हूँ, एक दो दिन डिले होता है वो। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2024 के लिए कितनी नई संसदीय समिति का गठन किया है? सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा। कौन कौन से? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर सीमित समिति, अनुमानों पर समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कल्याण पर समिति, अन्य पिछड़े वर्गों कल्याण पर समिति, और लाभ के पद पर संयुक्त समिति। हाल ही में किसी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, किसको मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक बनाया गया, तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाया गया। ये क्या, देखिए कौन थे ये, तो ये अशोक कुमार जी हैं, केरल कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में चुना गया। तो जितने भी महानिदेशक हैं जो अपॉइंट किए गए नए, वहां से प्रश्न आता है। भारत के किन्हीं 2 शहरों के बीच पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया? सबसे पहला कहाँ चला था? मैं बनारस से हूँ, आप सभी को पता है कि नहीं कि मैं कहाँ से हूँ? मैं बनारस से हूँ, और बनारस से ही चला है सबसे पहले। तो नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन, ठीक है, नई दिल्ली से वाराणसी मतलब हमारे बनारस से नई दिल्ली तक के लिए चलाया गया था वंदे भारत। तो ये है अब वंदे भारत, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और वर्ष 2019 में ये से स्टार्ट किया गया था। अब तो लगभग सब बहुत सारे शहरों में चल रहा है। विषय कला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस वर्ष की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा इज द राइट आंसर। ठीक है, चित्र देखिए, चित्रकला की पट्टचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने एवं लोक प्रिय रूपों में से है, मतलब काफी पुराना है ये। और दोस्तों इसका संस्कृत में थोड़ा बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि संस्कृत शब्दों में कैनवास कपड़ा और चित्र का मतलब होता है चित्रण करना, ऐसे इसे लिया गया है। पट्टचित्र कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिससे समृद्ध रंगों का प्रयोग रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों की तरह सरल विषयों के चित्रण के रूप में किया जाता है। बात कर रहे हैं उड़ीसा। उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? यह प्रश्न आया हो तो महानदी को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सेंट थोम की लड़ाई नदी के किस तट पर फ्रांसीसी और अनवर उद्दीन कर्नाटक के नवाब कमांडर महफूज खान के बीच में लड़ी गई? देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न बनाया जा रहा है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बी, देखिए अड्यार हो जाएगा, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था सन 1746 में। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ नदियों के उद्गम को भी बता चुका हूँ। जैसे गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ना। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबालेश्वर से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखती, साथ साथ याद रखिए। चलिए, वांडीवास का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? पानीपत का युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ, पानीपत के युद्ध के 1 साल पहले है, तीसरे युद्ध के। सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 7 वर्षीय युद्ध 1756-63 दौरान दक्षिण भारत के एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की निर्णायक लड़ाई हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरे कोटे ने किया था। फ्रांसीसी सेना की कमान जो कि कामडे डी लैली ने किया था। ये कमांडरों का नाम भी पूछता है। और मैंने आपको बताया था P1 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1526 में। ठीक है, P2 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है दोस्तों? ये हुआ है 1556 में। इसके बाद P3 ये कब हुआ है? 1761 में। इसी के 1 साल पहले वांडीवास का युद्ध आपका हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति है? ठीक है, तो कौन यहाँ पर भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा श्री नीलम संडी, जो कि संजीव रेड्डी। ठीक है,
तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई सन 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए और 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले जो कि ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे, मतलब सबसे कम उम्र के थे। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित हो जाएगा आपका द हेग में। मतलब अगर हम सभी मुख्यालयों की बात करें दोस्तों, इसमें यही इकलौता है जो न्यूयॉर्क में नहीं है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा सन 1945 में किया गया था। ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में नहीं है। सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? 193। ये भी पूछेगा और ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है जोहान डोनाग। ठीक है, जोहान डोनाग। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है? तो दोस्तों ये बाफ्टा अवार्ड में 2-3 आप स्टार्टिंग का याद रखिए क्योंकि पूछता है परीक्षा में। दोस्तों ये एम्मा स्टोन को दिया गया है। 2024 में देखिए 77वां जो फिल्म था वो कौन था? ओपेनहाइमर। इसी को आपका ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? एम्मा आपके स्टोन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगेन किलियन मर्फी। इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, इनको भी सेम वही अवार्ड मिला है। ऑलमोस्ट बाफ्टा और ऑस्कर सेम ही होता है। मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार दोस्तों को सम्मानित किया गया। दोस्तों ये ए और बी दोनों, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, अवार्ड से प्रश्न आता है, वही है आपका। तो उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया। ठीक है, तो उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन है ये, इसलिए दोस्तों इनको दिया गया। अगर पूछा जाएगा कि मीडिया पर्सन के लिए, उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो चमेली देवी दिया जाता है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया महाद्वीप में है। सभी आपको मैं बता देता हूं, इसका रिवीजन भी मैं करा दूंगा। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हम लोग देख लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। जैसे सहारा अफ्रीका में हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछता है गोबी मंगोलिया में हो जाएगा। कालाहारी देखिए वो सवाना में हो जाएगा। ठीक है, देखिए टकला मकान ये चीन में है, टकला मकान है यहाँ पे है। काराकुम देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में हो जाएगा। थार कहाँ पर है? भारत में। अटाकामा उत्तरी चिली में है। विथ मैप है, आप इसे पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, मैं किसी और क्लास में इसे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। राज तरंगिणी पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो जितने भी पुराने पुस्तकें हैं उनका मैं पहले भी क्लास में करा चुका हूं, लेकिन आज कुछ पुराने ग्रंथों के बारे में देखते हैं जो आपसे पूछ सकता है। तो कल्हड़ आप सभी को पता है दोस्तों, राज तरंगिणी के द्वारा लिखा गया है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं रामायण और महाभारत में। देखिए रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वेदव्यास। इस तरह अष्टाध्यायी जो है पाणिनि। ठीक है, जो कि शरत्नकर नागार्जुन। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य। इंडिका मेगस्थनीज। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। महाभाष्य पतंजलि। देखिए नाट्यशास्त्र भरत। कामसूत्र वात्स्यायन। और चरक संहिता चरक के द्वारा। तो मैं इसी तरह क्लासेस में रिवीजन डेली करा रहा हूं आप लोग के लिए, और इसका पीडीएफ आप हमारे ऐप से ले लीजिएगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं आप सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। मैथ और ये जीके टॉपिक वाइज जरूर लीजिएगा, इससे आप अभी क्वेश्चन रिवीजन कर पाएंगे और टॉपिक वाइज रिवीजन कर पाएंगे। बाकी ये सारे स्टैटिक जीके के जितने भी नए क्वेश्चन हैं आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन में। और यहीं पे हिस्ट्री का ई बुक है जो फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और क्लास पीडीएफ सेशन क्लास पीडीएफ में मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस बारे में मिल जाएगा। और ये मेरा कोर्स है जीके जीएस का। धीरे धीरे इसमें सारे आप देख रहे हैं चीज़ें मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर हो गया, आपको सारे बहुत सारे नोट्स दे दिए मैंने करंट अफेयर्स के, जीके के क्लासेस भी लगभग सारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके साथ भी जुड़ जाएं। और ये पेड क्लासेस वाले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।